नमस्कार, मैं एडी महेश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं पाठ 2 इतिहास। इससे पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैसे कि बताया था कि असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने के पीछे बड़े कश्मकश थी कि इसको शुरुआत किया जाए कि नहीं किया जाए। इसीलिए 1920 के आखिरी महीनों में यानी कि दिसंबर के महीने में एक नागपुर अधिवेशन रखा गया, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया, इसमें ये बताना की कोशिश करी गई कि हम लोगों को असहयोग आंदोलन कितने आवश्यक है और हाँ, इसको पूरी तरीके से डिसाइड कर लागू करने की बात रखी गई, जो कि 1921 में पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया गया देशव्यापी। अब उसके अंदर ये कहा गया कि हम लोगों को असहयोग आंदोलन में करना क्या होगा। असहयोग आंदोलन में ये साफ साफ बताया गया कि हमें सरकार की किसी भी नीति को नहीं मानना, सरकार की किसी भी बात को नहीं मानना है, सरकार की किसी भी योजना के अंदर हमें हस्तक्षेप नहीं करना है और हमें क्लियरली ये कहा गया कि हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई इस्तीफों की। जो भी सरकारी पद थे यानी कि जैसे कि हेडमास्टर, शिक्षक और भी कई पद, इन सभी लोगों ने अपने इस्तीफे सरकार को देना शुरू कर दिया था और पहली बार में ही इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका था और सारे के सारे सरकारी जो दफ्तर थे वो बंद होने शुरू हो गए थे। उसके बाद हुआ बहिष्कार। बहिष्कार किस चीज का, कैसी चीजों का बहिष्कार? जो लोग अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, अंग्रेजी कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, उनकी होलिकाएं जलाने लगे। लोगों ने उनको निकाल फेंका और जगह जगह पे, चौराहों पे आग जलाना शुरू कर दिया और वो एक होलिका के नाम से जाना गया। ये तो थी कुछ शहरों के बारे में, जैसे कि आंदोलन में शहरों में जब आंदोलन हो रहे थे तो ये कुछ शहरों की बात थी। लेकिन मद्रास में एक ऐसी भी पार्टी थी जो कि ये सहयोग आंदोलन का साथ नहीं देना चाहती थी, जो कि गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक जस्टिस पार्टी थी, जिसमें उनका यह मानना था कि अगर हम चुनाव को में अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो हम अपने अधिकारों को नहीं पा पाएंगे और सरकार में हम अपने अधिकारों को पाने के लिए जरूरी है कि हम चुनाव लड़ें। इसके अलावा बाकी सारे शहरों में एक ही जैसी स्थिति चल रही थी मद्रास के अलावा। लेकिन अब यहां पर हमारे पास तीसरी बात यह आती है कि यहां पर तीसरी चीज क्या थी? आर्थिक मोर्चा। आर्थिक मोर्चा के अंदर हम ये जान पाते हैं कि आर्थिक मोर्चा का मतलब क्या था कि अंग्रेजी सरकार को यहां पे बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि यहां पे आयात का जितना काम था सारा कुछ बंद हो चुका था। अब आर्थिक मोर्चे के अंदर सबसे बड़ी बात यह थी, अगर आप समझ सकें कि 1921 और 22 के दशक में ये जो व्यवस्था थी 102 करोड़ से लेकर यानी कि 102 करोड़ से लेकर लगभग 57 यानी कि 57 करोड़ तक पहुंच गई थी। यानी इतना ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को हमें को मिलता है। और यहाँ पर क्या था कि शहर शहर में हर एक तरीके से यानी कि हर जगह पर आंदोलन का एक अलग रूप देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं अलग रूप अगले टॉपिक पर। जैसे कि राष्ट्रवाद के बारे में बात होती है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धाराएं थी आने वाले असहयोग आंदोलनों को लेकर। ये आंदोलन जो था, ठीक है, आंदोलन के अंदर ही लोगों का अलग अलग राय थी, अलग अलग बातें थी। तो हमने एक अभी हमने जिसमें पढ़ा कि शहरों में इनके कैसे आंदोलन रहे। अब हम यहाँ पे दूसरी बात पढ़ते हैं कि ग्रामीणों में, इलाकों में कैसा इनका प्रभाव था, यानी कि गांव जो व्यवस्था थी उनके अंदर इनकी कैसे प्रभाव रहे थे। अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जब इस विद्रोह के बारे में जानते हैं तो उससे पहले हम दो नेताओं के पहले बारे में जान लेते हैं। इन नेताओं में सबसे पहले हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये एक पहले आर्मी में काम करने वाले एक मजदूर थे जो कि आर्मी में जॉब करते थे, काम करते थे। लेकिन जब अवध में उन्होंने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं, ठीक है, अवध के जो किसान हैं, उन्होंने ये देखा कि अवध के किसानों को दिक्कत हो रही है, यानी कि समस्या आ रही है कि उनसे बात पे किसी न किसी बात पे कर लिया जा रहा है, ठीक है, बेफालतू का कर लिया जाता है, ठीक है, बेफालतू में उनको सताया जा रहा है। तो उन्होंने उसके लिए उनके खिलाफ जितने भी जमींदार थे, ठीक है, जमींदार थे और पट्टाधिकारी थे, उनसे ना उन्होंने लड़ने के लिए एक मुहिम छेड़ी, जिसको उन्होंने शुरुआत में वो अकेले ही कर रहे थे। जब असहयोग आंदोलन की बात चली तो नेहरू जी, ठीक है, गांव-गांव जाकर किसानों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे। तब उनकी मुलाकात होती है सन्यासी बाबा रामचंद्र जी से। जब नेहरू जी की उनसे बात हुई तो नेहरू जी के साथ में ये सन्यासी बाबा जी आए और साथ में मिलकर इन्होंने एक मुहिम चलाई।
जिसके अंदर नेहरू जी ने बोला कि जितने पट्टेदार हैं, ये लोग क्या थे कि पट्टेदार जो होते थे, ये लोग क्या करते थे कि किसानों से उनके पट्टे ले लिया करते थे, अपने पास रख लिया करते थे, और रखने के बाद उनसे मांगा करते थे कि जब जबरन उनसे कर मांगा करते थे, और कर ना देने पर उनके पट्टे उनको वापस नहीं किया करते थे। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, क्योंकि ये लोग परेशान थे, किसान परेशान हो चुके थे और उनको कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही थी आगे क्या करा जाए, तब बाबा रामचंद्र जी जो थे उनके साथ आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तब नेहरू जी जब आके उनसे मिले तो नेहरू जी ने एक बात कही कि हमें एक संगठन बनाना होगा। तो उन्होंने एक किसान संगठन बनाना शुरू किया। शुरुआती दौर में ये अकेले थे, लेकिन अवध और उसके आसपास के संगठनों को मिला के लगभग ये आंदोलन जो था, ये संगठन जितने थे लगभग 300 के करीब ये पहुंच गए, संगठन जितने भी थे, समझ रहे ना। ठीक है, और उसके बाद ये तो ऐसे फैला कि बहुत ज्यादा लोगों की अपनी व्यवस्था बन चुकी थी, यानी कि किसानों का एक बहुत बड़ा संगठन यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका था, जो कि असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से अपने चरम बिंदु पे लेकर जा चुका था। अब उसके बाद हुआ क्या कि लोगों को अंदर ये समझ में आया कि वो कर क्या रहे हैं। तो मतलब उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी जी ने स्वराज की बात करी है, तो उनको लगता था कि स्वराज का मतलब है कि अब हम लोग आजाद हैं। अब इन लोगों ने क्या करा कि शुरुआती दौर में तो इन्होंने बहुत अलग तरीके से बहिष्कार किया, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो उनका मतलब ये था कि स्वराज का मतलब अब हम आजाद हो चुके हैं, महात्मा गांधी जी ने आजाद हम लोगों को बोल दिया है। तो उन लोगों ने अपने तरीके से महात्मा गांधी जी की जो बातें थी वो अपने तरीके से उन्होंने समझा, और उसके बाद जितने भी ये ताल्लुकदार थे या जमींदार थे, इनके घरों में जाकर इनके ऊपर हमला करना, मारना, आग लगा देना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी। जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे पट्टेदारों को भी मारा और कई जाके गोदामों को लूटा। ये सारी स्थिति भी चली, जिसको स्वराज को उन्होंने अपने इस तरीके से लिया कि अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। अब ऐसा ही एक और इंसिडेंस आता है, एक और ऐसी घटना है जिसमें हम लोग बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ गडेरिया होते थे जो कि पहाड़ों में रहते थे। ठीक है, गुड़म जो पहाड़ियां होती थी वहां के आसपास में ये लोग रहा करते थे। जब ये लोग वहां पे रहा करते थे तो उनका ये माना जाता था कि वो उन पहाड़ियों में अपने जानवरों को, ठीक है, चराने के लिए ले जाते थे, अपने घर के कामों को करने के लिए क्या करते थे, लकड़ियां इकट्ठा किया करते थे। ये सारी स्थितियां वहां पे चलती थी। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरीके से इनके ऊपर क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया। अब क्या कि कोई जंगल नहीं जाएगा, कोई ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा, और उनको पूरी तरीके से रोक दिया। तो इन लोगों का यहाँ पे मानना था, इन पहाड़ी लोगों का ये मानना था कि ये हमसे हमारा अधिकार तक छीन रहे हैं, हमारा जीवन स्तर का खराब कर रहे हैं, हमारे जीवन को हमारे तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। तो इस वक्त इनके सामने एक इनके नेता आए जो थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी की हर बात को मतलब कि ये मानते थे कि हाँ, ये असहयोग आंदोलन जो है एकदम सही है और इसको हमें साथ में रखना चाहिए। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का एक बात मानना था, उनका ये कहना था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो आजादी के लिए हमें, ठीक है, अहिंसा नहीं, हिंसा करनी ही होगी और हमें लड़ना होगा। बिना लड़े हमें आजादी नहीं मिलेगी। और लोग इनसे इतना ज्यादा प्रभावित थी, आंध्र प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू बनना चाहता था उस वक्त, और ये चाहते थे कि अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं, ठीक है, वो एक भगवान के रूप में देखते थे। और वहां के नेताओं को, वहां के जो लोग थे, उनको लगता था कि हमारा जो नेता है उसको कोई गोली भी मार देना, गोली नहीं लगेगी। यानी अपने आप उनको हमेशा एक भगवान के रूप में देखा, उनको एक दर्जे के रूप में देखा। और इन्होंने इन सारी चीजों के लिए उन्होंने लड़ाई भी करी। ठीक है, और इसमें जब इन सारे युद्ध को चल रहे थे, ये जब सारी चीजें चल रही थी, तब अल्लूरी सीताराम राजू को एक षड्यंत्र के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़कर उनको उन्हीं लोगों के सामने मारा गया जिसके में लोगों के अंदर डर पैदा हो। तो ये थे हमारे दो नेता, जो कि ग्रामीणों में अपने आप को इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित किया लोगों को। ठीक है, ये थे हमारे दो नेता। इनके बारे में बताते हुए मेरे को भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां पे आप पढ़ते हैं बगानों में स्वराज की गूंज किस तरह की थी। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या होता था कि मजदूरों को अलग अलग क्षेत्रों से लेकर आया जाता था और बगानों में नौकरी दी जाती थी, और बगानों में नौकरी देने के लिए उनसे एक एक्ट पे साइन करा दिया जाता था। ठीक है, जो एक्ट था इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, 1859। अब यहाँ पर क्या था कि इस एक्ट के अंदर ये लिखवा लिया जाता था कि हम आपको लेकर आए हैं और हमारी मर्जी से ही आप बाहर जाओगे, यानी कि काम करेंगे, जितना उनको काम कराना होता था उतना वो काम करवाते थे। फिर उसके बाद जब उनको जरूरत होती थी, जब उनको छुट्टी चाहिए थी, तब छुट्टी नहीं। जब इनके पास काम नहीं होता था या अपनी मर्जी से इन लोगों को छुट्टियां दिया करते थे। अब सीधी सी बात है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको छुट्टी भी चाहिए। तो इन लोगों का अंदर बहुत गुस्सा आ चुका था और गुस्सा फैल चुका था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की बात हुई
तो लोगों ने महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करना शुरू किया। अब उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी जी ने हमें आजाद करा दिया है, और उनको ये लगता था कि स्वराज का मतलब यही है कि अब हम आजाद हो चुके हैं। अब उनको लगा कि हम आजाद हो गए हैं, सब ने वहां से बहिष्कार किया, अपनी नौकरियों को छोड़े और वहां से चलना शुरू हो गए। अब वो लोग निकल के अपने अपने गांव जाना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि हमें ये मजदूरी नहीं करनी है, अब हमारा सारा जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी चीजें थी, अब ये खत्म हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो लोग निकले, वहां से निकले, और जैसे ही वो बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि इन आंदोलनों के दौरान बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन सभी तरीके से बंद थे, हड़ताल में थे, कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी, कोई भी बसें नहीं चल रही थी, तो ये लोग वहां पे बुरी तरीके से फंस गए। जब ये लोग फंस गए तो बागानों के मालिकों ने, ठीक है, कंप्लेंट करी, और पुलिस आए, और पुलिस ने उनको पीटा, मारा, पीटा, और अच्छी तरीके से पीटने के बाद उनको दोबारा से वहीं ले जाकर बागानों में रख दिया, और फिर से उनको वही काम करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि स्वराज की बात को, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग कहें, महात्मा गांधी जी ने अपनी जो स्वराज की बात कही, जैसे कि उन्होंने असहयोग आंदोलन की बात कही, यहाँ पर अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरीके से लोगों ने इस बात को समझा, जो कि एक तरीके से या एक बात को पूरी तरीके से महात्मा गांधी यहाँ पे क्लियरली नहीं बता पाए, या एक संदेश नहीं पहुंचा पाए पूरी तरीके से, क्योंकि क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की जो धारणाएं थी स्वराज को लेकर, वो अलग अलग थी। स्वराज का पूर्ण मतलब उस वक्त सही तरीके से सभी लोगों को समझ में नहीं आया। किसानों ने इसको अलग तरीके से समझा, बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अलग तरीके से समझा, जो चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने अपने तरीके से अलग से समझा। यानी कि कहने का मतलब क्या था, उस वक्त जितने भी अलग अलग तरह के पदों में या अलग अलग व्यवस्था में लोग थे, उनको इस स्वराज के बारे में अलग अलग तरीके से समझ में आया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ठीक है, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट। धन्यवाद।